जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बात हो रही थी औरंग्या के मरने के बाद 1707 से 1740 के बीच महाराष्ट्र में माहौल कैसा था। औरंग्या के मरने के बाद जैसे हमने 10 एपिसोड में देखा है कि अंदरूनी झगड़ा लड़ाई सब सामने आया। हर एक सरदार की जो महत्वाकांक्षा थी वो सामने आई। जो शत्रुघ्न थे वो भी बड़े ताकतवर होने लगे थे। वैसे औरंग्या के दक्खन में आने से जो उसने ये 6 सूबे तैयार किए थे वो ऑटोमेटिकली भारतीय राजधानी के राजनीति में मध्य में आ गए। अब इसने ये जो 6 सूबेदार जो नियुक्त किए थे औरंग्या ने, ये भी थे पक्के मोमिन। तो जर जोरू जमीन, वो तो उनकी तय सूत्री है मोमिनों की। तो हर एक को भी खुद सुल्तान तो बनना ही था। तो सुल्तान बनने के सपने वो 6 के 6 देखने लगे। दक्खन के 2 फायदे थे दक्खन सूबे के। एक तो दिल्ली से 1500-1600 किलोमीटर दूर है, ये एक फायदा था। अच्छा, आमदनी भी दक्खन में बहुत बड़ी थी क्योंकि पूरा उत्तर भारत जो था वो तो इन मोमिनों के बाप जादों ने पहले ही 600 साल से उजाड़ के रख दिया था। 1707 में दाऊद खान पन्नी को सूबेदार बनाया गया। 1708 में औरंग्या के मरने के 1 साल बाद दाऊद खान पन्नी को सूबेदार बनाया गया। जुल्फिकार खान का ये दाऊद खान असिस्टेंट था, तो इसलिए मराठी तो अच्छी तरह से जानता था, मराठाओं को अच्छी तरह से पहचानता था। लेकिन दाऊद खान भी पठान था, तो सीधी बात है उसका झुकाव मराठाओं की तरफ ज़्यादा था क्योंकि मुगलों से उनको चिढ़ थी। मैंने उसका कारण बताया है कि पठान, मुगल, तुर्क, ईरान और उज़्बेक इनका कभी भी नहीं जमा है। आज भी देखो, पठान झगड़ता है ताजिक से। चलो वो अलग कहानी है। बहादुर शाह के मरने के बाद जो फर्रुख सियार दिल्ली में बैठा था ना, उसने इसे भगाया था। किसको? पन्नी को। वस्तुतः छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद ही पन्नी ने स्वराज्य का बहुत सारा मुल्क फिर से अपने कब्जे में लिया था। इसी ने शाहू को महाराष्ट्र लौटाया था। अपना अंकित भी इसी ने बनाया था। 1713 में निजामुल मुल्क को
इन्होंने सूबेदार घोषित कर दिया। अब ये निजामुल मुल्क का खानदान ईरान से आया था, ये तो हमने पहले देखा है। 1400 के आसपास इनके बापजादे नौकरी करने पुणे आए, यहाँ इंडिया में आए थे, भारत में। पूरे खानदान में पराक्रमी पुरुष इनके जन्मे हैं, और पराक्रमी पुरुष जन्मे हैं इसलिए इन निजामुल मुल्क का खानदान ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और 18वीं शताब्दी में ये अशराफ श्रेणी में आ गए भाई। 10 साल मुगलशाही का जो विस्तृत इतिहास जिसने लिखा है, आयरविन, बहुत बढ़िया पुस्तक है। 1712 से 1722 हर साल की छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख आयरविन ने किया है। और आश्चर्यकारक रीत्या ये ईसाई या नस्लवाद, इसकी बू भी उस किताब से नहीं आती। तो ये पुस्तक जो है ये सत्यता के बहुत करीब लगती है, आप जरूर पढ़ो। 18वीं शताब्दी का राजकीय प्रभाव जो था वो बनने में जो गुण माने जाते हैं वो सभी निजाम मुल्क में के खानदान में थे। यानी बुद्धिमत्ता थी, उसके बाद शौर्य था, राजनीति थी, चातुर्य था और दीर्घायुषी भी सब थे। ये कमाल की बात है कि निजामुल मुल्क के खानदान के पुरुष जो हैं, ये एक भी पुरुष 40, 45, 50 साल का होके नहीं मरा है, सब 70 से आगे मरे। अब ये इसको आनुवंशिक कहे या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका खानदान प्रसिद्ध इसीलिए हुआ था, अपनी बुद्धिमत्ता, शौर्य, राजनीति, चातुर्य और दीर्घायुष। ये निजामुल मुल्क का दादा था ख्वाजा अदीब, ये भी बुखारा से आया था। अब बुखारा से यहाँ आया था, मक्का जाना था। पता चला कि हिंदुस्तान के दिल्ली के जो बादशाह है वो मक्का यात्रा के लिए विशेष अनुदान देते हैं। अकबर से हम जान सकते हैं कि गुजरात से जहाज भर भर के मक्का जाने लगे थे अकबर के ज़माने से। जहाज के साथ ही हमारा ये सामान्य मासूम ये जो था ना पूरा हिंदुस्तानी हिंदू, उससे लूटा हुआ माल पैसों के रूप में भी मक्का भेज दिया करता था ये अकबर। अब अन्य मोमिन के साथ ये अपना ख्वाजा अदीब ये भी चला गया, मक्का से लौटा। उसको पता चला कि भाई ये शहजादा औरंग्या दक्कन का सूबेदार बन गया है। तो ख्वाजा अदीब दक्कन में आ गया। औरंग्या के दरबार में कुछ छोटा मोटा काम मिला, शायद काम उसने अच्छा किया, क्योंकि औरंग्या ने उसको खुश होके किरिच खान का किताब उसको दे डाला, अबीद को, ख्वाजा अबीद को। 1687 में गोलकोंडा की लड़ाई में एक गोली खाने से ख्वाजा मर गया। ख्वाजा को 5 लड़के थे और सबसे बड़ा था गाजीउद्दीन। ये गाजी का जन्म समरकंद में हुआ था। जब ये ख्वाजा समरकंद गया था, याद रखिए मोमिन कभी भी अपने बीवी को लेके नहीं जाते थे, बल्कि माले गनीमत में जो मिली खैरात थी और जो सीधे हाथ थी ना, सीधे हाथ जो महिला लगती थी उससे औरत बना के उससे ये लोग बच्चा पैदा करते थे। वो ये जो गाजी है समरकंद में जो पैदा हुआ है, ये इसी औरत का लौंडा था। साल था 1650। उदयपुर के राणा से इस गाजीउद्दीन ने औरंग्या को कुछ बचाया था, तो उसका उचित इनाम औरंग्या ने उसे दे दिया। 1684 में मीर शहाबुद्दीन का नया नाम गाजीउद्दीन बन गया। अच्छा, ये मनुचे ने लिखा है, तो और वो नाम और तारीख, इसका जो झोल है ये स्वाभाविक है, ये मान के चलो आप, क्योंकि मनुची ये नाम और तारीख के पूरे 14 झोल मैंने खुद पकड़े हैं। और ये हमारी जो आक्रांता सीरीज पहले जो चालू थी
उस सीरीज में मैंने वो उजागर भी कर रखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मनुची का मैंने कम से कम 5 बार मनुची की पुस्तक मैंने पढ़ी है, तो आप वो देख सकते हैं। और आपने सुने भी होंगे, तो गाजीउद्दीन ने गोलकोंडा जीत लिया था। औरंगा के आदेश पर शाह आलम और उसके लड़के को भी कैद यही गाजीउद्दीन ने किया था। अब आया 1707, औरंगा कट गया। तब ये गाजीउद्दीन विदर्भ में एलिचपुर के नज़दीक कहीं बसा हुआ था, लेकिन सत्ता का उस रक्त पिपासु संघर्ष जो उसके लड़के में, औरंगा के लड़के में चल रहा था, उसमें ये गाजीउद्दीन को नागपुर से उठा के गुजरात भेज दिया। वहाँ वो 1710 में मर गया। मतलब वहाँ गुजरात जब ये पहुंचा है तो उसके बाद ये बहुत बहुत अमीर बन गया था। बहुत लाखों रुपए की गाजीउद्दीन की संपत्ति थी। अब बहादुर शाह ताज पर बैठा, बहादुर शाह ने इसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा ली। तुर्रानी सरदारों की जब मौत होती थी उसके बाद सारी संपत्ति सरकार जमा करवाने की मुगलों की रीत थी। ये तुर्रानी, ये सब औरंगा ने अपने किसमें सेना में भरे थे। ये तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बता दिया। अब नापसंद होते हुए भी गाजी अपने कर्तृत्व से मुगल साम्राज्य का मुख्य घटक बना रहा, क्योंकि उसके बापजादों की सारी संपत्ति मुगलों ने जब्त कर ली थी। अब शाहजहां का वजीर एक था, सादुल्ला। ये सादुल्ला की बेटी से गाजी ने निकाह कर लिया। अब उसका बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था कमरुद्दीन। कमरुद्दीन यानी वो मुल्क पहला निजाम जो 1671 में पैदा हुआ। ये मरा है 1748 में। तो ये कम से कम 75-76 साल के बाद मरा है। एक महान लेखक, तो ये इतिहासकार तो मैं उसे नहीं कहता, लोग कहते हैं ग्रैंडफ को लगता है कि मेरे जैसा मराठों का इतिहास किसी ने नहीं लिखा है, और इसने भी ये मरने के बाद 104 साल लगाए। तो 104 साल के बाद ग्रैंडफ ने ये बताया कि निजामुल मुल्क ऐसा था वैसा था। उसका बहुत सारा महिमा मंडन ग्रैंडफ ने किया है। लेकिन ये पागल गोरे को शायद गिनती नहीं आती थी, या गिनती वो भूल गया था, क्योंकि इन्हीं हाल के आयरविन और एल्फिस्टन ने तारीख लिखी है 1713 में 6 सूबे के सूबेदार के ऊपर एक अमलदार निर्माण किया गया था जिसे निजाम कहा जाता था। ये आयरविन और एल्फिस्टन, ये दोनों लिखा है, ग्रैंडफ ने ये नहीं लिखा है। सभी सूबों के जो 6 सूबे थे उसके प्रमुख पद पर इस निजामुल मुल्क को बना दिया गया। एक बुरहानपुर का शुकुल्ला खान था, 2 विदर्भ जिसे वराड मराठी में बुलाते हैं उसमें ऐबज खान था, बीजापुर का मंसूर खान था, कर्नाटका का सादुल्ला था, बीदर का अमीर खान था, और हैदराबाद का यूसुफ खान था। इन 6 की जवाबदेही निजाम की तरफ थी। ये निजाम का एक दीवान भी था। क्या कहेंगे, निजाम का वजीर कहेंगे या नहीं, वो दीवानी कहेंगे। उसका नाम था हैदर कुली खान। ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1750 तक मराठाओं के विषय में ये बार बार हैदर कुली खान सामने आता रहेगा। प्रथम बाजीराव के उदय के लिए जो परिस्थिति तैयार हुई थी, उस परिस्थिति में जो अहम किरदार है, इसमें ये निजामुल मुल्क और ये हैदर कुली खान, ये दोनों आते हैं।
आपको मात्र एक वीर जीवनी का आलेख बताना मेरा उद्देश्य ही है, ऐसा नहीं है। बार बार पैदा हुई परिस्थिति में ये जो हिंदू है वो किस प्रकार से प्रखरता से उठ खड़े हो गए हैं। ये भारत माता का, पूरे भारत माता का इतिहास आप देखो, कहीं भी कई भी सूबे में देखो, गौरवशाली साहसी वीरता से लड़े हुए असामान्य कर्तृत्व के सामान्यों की ये गाथा है। निजामुल मुल्क अपने जीवनी में अधिकांश भाग ये दक्खन में ही उसने गुजारा था। इसीलिए तो दक्खन की परंपरा, दक्खन की बोली, भाषाएं, रीति रिवाज, पूर्व इतिहास, राजकारण, राजनीति, इन सब से वो बखूबी परिचित था। और खानदान भी, जैसे मैंने कहा कि मोमिनी था, तो कट, कारस्तान, कपट, द्रोह, गद्दारी, रगेल, रंगेल, सब 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 इसमें पूरा भरा पड़ा था। दुर्भाग्य से मात्र 2 साल तक पूरे दक्खन का कारोबार इसके हाथ में रहा। अकबर की तरह एक नया दीन, एक नया पंथ निकालने का भी इसने इरादा जाहिर किया था निजामुल मुल्क ने। तो एक हिसाब से पहला निजाम तो मोमिनी के लिए काफिर ही हो गया, शैतान हो गया, क्योंकि उसने नया दीन निकालने की कोशिश की थी भाई। टैक्स का अधिकार मराठाओं के पास जाना 1707 से इसे चुभ रहा था। इसलिए 1713 में इसी खींच के चलते छत्रपति संभाजी नगर के, यानी पूर्वाश्रमी के औरंगाबाद, उसके नजदीक 2 बार मराठाओं से इसने युद्ध भी किया था। यही कारण है कि राजनीति के तहत इसने अपनी पूरी ताकत शाहू के सौतेले भाई संभाजी महाराज के पीछे लगा दी थी। मैंने कहा था कि एक राजसबाई थी, एक शाहू था और एक ताराबाई थे। ये 3 पक्ष औरंगा के काटने के बाद महाराष्ट्र में तैयार हुए थे। चंद्रसेन जाधव जैसा महान पराक्रमी निजामुल मुल्क का मोहरा बना रहा। बीदर से नजदीक बहुत बहुत बड़ी जमीन, आप तो गांव कह ले, इससे बहुत सारे गांव उसने चंद्रसेन जाधव को इनाम में दे डाले। चंद्रसेन जाधव ने फिर अपने साथ सर्जेराव घाटगे को लिया। तो सर्जेराव घाटगे चंद्रसेन यादव के साथ निजाम के पक्ष में चला गया। घाटगे को भी निजाम ने कोल्हापुर से नजदीकी गांव है, उसका नाम है कागल, उस कागल की रियासत निजाम ने सर्जेराव घाटगे को दे दी थी। वैसे मित्रों, आपको बता दूं, हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बढ़िया बॉलर थे जहीर खान। इस जहीर खान की जो सुविद्य पत्नी है वो कागल रियासत के घाटगे घराने से ही है। और 2-4 बड़े रुसूख वाले मराठा सरदारों को जोड़ के उनको भी पुणे के पास रियासत उसने बहाल की। रणनीति स्वच्छ और साफ थी। शाहू के मराठी शाही को जितने भी सीमाएं हैं वो एक तो उसको श्रिंक करे, उसका गला दबाए मराठी शाही का, और दबाते दबाते चला गया, दबाते दबाते उनको श्रिंक कर दिया जाए पूरी मराठी शाही को। और शाहू पे दबाव रखने के लिए दौलत खान को पुसाल में जो हासिल नहीं हुआ था, पुसाल यानी विदर्भ में मराठवाड़ा, वहाँ हासिल नहीं हुआ था, वो निजाम ने यहाँ पुणे प्रांत में कर दी गया। सपोर्ट था कि मराठा सरदार मराठी शाही के मुल्क में उपद्रव करने के लिए उनके पास कोई बल ही ना बचे। तो उसका तो काम पूरा हो गया। पूना शहर और आसपास का जितना भी इलाका था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। पूना शहर बट जाना, ये मराठी शाही का, शाहू महाराज की जो अधोगति थी,
उसका ये परमोच्च क्षण मैं मानता हूँ। वंदे मातरम।